Recording in progress. चलिए एक हम और आगे चीज इसमें पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे उसको डिस्कस करते हैं। Defects of images by a single lens. जब एक सिंगल लेंस से इमेज बनता है, नहीं वो जो सबसे साइड में जब एक सिंगल लेंस से इमेज बनता है, हाँ वो है ना, वो इमेज परफेक्ट मिल स्टार नहीं बन पाता। दिमाग ने है बस बेसिकली वहां पे थोड़ी सी डिफेक्ट आ जाती है, और ये जो डिफेक्ट आते हैं उसके कारण दो हैं। एक कारण है लेंस का और दूसरा कारण है लाइट की वजह से। जिस डिफेक्ट को कहते हैं क्रोमेशन, सॉरी एबेरेशन। पढ़ो ये बढ़िया से हम थे तोरा लिए ने called aberration. Aberration मतलब डिफेक्ट, which arises, जो जन्म लेता है either due to light, प्रकाश के कारण डिफेक्ट जन्म लेता है, और ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम जैसे लेंस हुआ, इसके कारण। प्रकाश के कारण जो ये डिफेक्ट पैदा होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। ये दो प्रकार के एबरेशन हुए, एक कहलाया क्रोमेटिक एबरेशन, बंद हो गया तो, और जो सिस्टम के कारण, खासकर लेंस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एबरेशन को समझते हैं। एबरेशन मतलब डिफेक्ट। क्रोमेटिक एबरेशन, ये जो होता है इट इज ड्यू टू लाइट। ये लाइट के कारण होता है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम। ये पढ़े हैं। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो बराबर होता है μ-1। हवा में अगर लेंस को रख दें -1/r, लेंस इन एयर। अगर लेंस हवा में रखा हुआ है तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, तो जो ये म्यू है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये मेरे पास, आप यहां से कह सकते हो is directly proportional to mu minus।
या आप कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। और यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं मोर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कम। देयरफॉर फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो जिसका म्यू कम होगा। किसका म्यू कम होगा, रेड का। रेड का म्यू कम है तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। देयरफॉर फोकल लेंथ फॉर violet color will be least and red will be most। सबसे कम जो फोकल लेंथ होगा वो वायोलेट कलर का होगा और सबसे ज्यादा जो फोकल लेंथ होगा वो रेड कलर। यही मेन कारण है डिफेक्ट बनने का, क्योंकि जनरली जो हम इमेज फॉर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंस के थ्रू, वहां हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। तो जब व्हाइट, और जानते हैं आप व्हाइट लाइट में सारे कलर्स कंबाइंड रहते हैं, तो जब हम एक लेंस के थ्रू, एक सिंगल लेंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का व्हाइट लाइट के माध्यम से इमेज फॉर्म करते हैं, वो इमेज एग्जैक्टली एक सिंगल पिन पॉइंट पर नहीं बनता, एक सिंगल पॉइंट पर नहीं बनता। इनफैक्ट वो जो इमेज है वो ब्लर्ड बन जाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो कि ये मेरा लेंस है और हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, हम बड़ा बनाते हैं इसको। सपोज करो ये आपके पास लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई। इमेज बनाने के लिए हम क्या करें, इमेज बनाने के लिए हम इस पे दो रे लाए, एक रे, और ये जो रे हम तो हम एक व्हाइट लाइट इस पार से ले आते हैं। ये व्हाइट लाइट है, याद रहे, व्हाइट लाइट लाए, इमेज कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां से, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, क्योंकि हम रे को पैरेलल ला रहे हैं। तो होगा बेसिकली क्या, यहाँ पे ये व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट, तो जब इस, और व्हाइट लाइट अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है तो कहाँ जाकर के मिलेगा, फोकस पे। और ये व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे कलर्स हैं, तो वायलेट कलर का फोकल लेंथ कम होगा। तो वायलेट कलर जो है आपका, वायलेट कलर जो होगा आपका वो यहाँ कहीं मीट कर जाएगा।
और रेड कलर जो है कि उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर जा करके यहाँ मीट और बीच में करेगा बाकी और सारे कलर जो है, जैसे ये येलो कलर हुआ और भी जो सारे कलर हैं वो इसी के बीच में आएंगे। आप क्या देख रहे हो यहाँ? क्या इमेज एक ही जगह बना? इमेज की एनर्जी फैल गई, इमेज की एनर्जी, लाइट की एनर्जी फैल गई। ये वाली जो बिंदु है ये हुआ वायलेट कलर की फोकल लेंथ, ये जो है वो रेड कलर की फोकल लेंथ, ये वायलेट कलर की थी, ये रेड कलर की फोकल लेंथ। और ये जितना दूर आपकी इमेज फैल गई इसी को बोलते हैं एबरेशन, इसी को बोलते हैं एबरेशन। इसका पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं डीएफ, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन। ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन उसकी जो इमेज बनी वो इमेज यहां से यहां तक बनी। तो क्या लगता है आपको, इमेज एकदम शार्प और स्पष्ट होगा? नहीं, इमेज की एनर्जी पूरी फैली हुई मिलेगी और ये सिंगल लेंस के थ्रू हमेशा इस प्रकार का इमेज बनता ही बनता। पहले जो मोबाइल आता था जैसे 10 साल पहले, उसमें सिंगल लेंस रहते थे। जब आप उस लेंस से इमेज फॉर्म करते हैं मोबाइल से, इमेज उतना साफ स्पष्ट नहीं बनता था, धुंधला इमेज बनता, फैला फैला सा इमेज बनता, ब्लर्ड इमेज उसमें। आप यहाँ कह सकते हो when a white light, when a white light is used to form an image of an object through a single lens, the image is found blurred. इमेज जो है वो ब्लर्ड बन, फैला फैला सा, छितराया हुआ सा इमेज, ब्लर्ड इमेज। और जितनी दूरी तक इमेज फैला हुआ है उसी को बोलते हैं डिफैक्ट, दैट इज कॉल्ड एबरेशन। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इस डिफेक्ट को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन, LC। ये जो दूरी आपकी दिख रही, इस दूरी को हम कैसे निकालें? अगर हम चाहें ये दूरी निकालना, ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे? ये जो FR है उसमें FV घटा दें, यस सर, है ना? FR में FV घटा देंगे तो आ जाए। तो ये बराबर होगा LCA बराबर FV माइनस FR। और इसको हम, और चूंकि जानते हो ये जो दूरी है ना, बहुत बहुत छोटा का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग माइनस DF लिखते, माइनस।
So it is called longitudinal chromatic aberration. आइए हम इसका एक दूसरा रिलेशन निकालते हैं. चलो मेरे पास क्या क्या रिलेशन है. वी हैव 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 plus 1 by r. यही है. इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं. क्या होगा? 1 by f का होगा माइनस df by ef by f f स्क्वायर. Yes, sir. और ये 1 by r1 plus 1 by r2 ये तो कांस्टेंट. म्यू माइनस 1 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी. 1 का तो 0 हो जाएगा. Yes. और ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट. इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं. ऐसा करते हैं, 2 में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो फायदा होगा कि माइनस डी एफ बाई एफ बचेगा और राइट साइड में 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा डी म्यू बाई म्यू माइनस डी म्यू बाई म्यू माइनस डी म्यू बाई म्यू माइनस 1. इसको याद होगा हम लोग बोले थे Omega. ओमेगा बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर. Yes. डिस्पर्सिव पावर. एक्चुअली डिस्पर्सिव जो पावर होता है उसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस. Yes. और ये दोनों के बीच का अंतर चूंकि बहुत कम होता है तो इसको हम लोग डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 भी बोले थे. Yes. तो ये हम लोग यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव. ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव. ये कभी भी नेगेटिव नहीं है. Always positive. और ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन लेंथ. कांस्टेंट फॉर ए गिवन. तो आप यहां से कह सकते हो कि माइनस डी एफ इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स Omega. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फुल एंड फाइनली जो लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन है इसको हमने माइनस डी एफ नाम दिया जो बराबर आ गया ओमेगा गुना. तो एक लेंस के थ्रू जब हम इमेज फॉर्म करेंगे तो उसमें इतनी लंबाई तक ओमेगा गुना एफ लंबाई तक डिस्पर्सिव पावर आपको दिया हुआ है उसमें फोकल लेंथ गुना कर दोगे तो इतनी लंबाई तक इमेज फैला रहे. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको एक लेंस की डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ है मान लो 10 और फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर. तो आपसे अगर पूछता है कि बताइए 10 तो नहीं है, 10 बहुत ज्यादा हो. ओमेगा का मान मान लो 0.01 दे दिया और फोकल लेंथ का मान लेंस की 20 सेंटीमीटर दे दिया. और बताइए इस लेंस के थ्रू जब हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किए तो उसका इमेज का लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन कितना हो? ओमेगा गुना एफ हो जाए 20 गुना 0.01 ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाए. Yes, sir. तो इतना आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक यहाँ से आपको ये यूज करना है. सो दिस इज द एप्लीकेशन कि हम कैसे यूज करेंगे एक लेंस के थ्रू. और यहाँ एक बात ये कहना है कि एक सिंगल लेंस के थ्रू अ सिंगल लेंस या इमेज थ्रू अ सिंगल लेंस through a single lens
there must be defect in image, है ना, Yes, sir. of an object. That is namely chromatic aberration. एक सिंगल लेंस के थ्रू जब हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो इमेज गारंटी डिफेक्टिव बनेगा। वो डिफेक्टिव जो इमेज को हम कहेंगे, वो डिफेक्ट को कहेंगे क्रोमेटिक एबरेशन। जैसा कि आप अभी देखें, क्योंकि जनरली यहाँ पर बार बार बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरली हम जब भी इमेज फॉर्म करते हैं तो व्हाइट लाइट के थ्रू, व्हाइट लाइट में चूंकि सारे कलर होते हैं और अलग अलग कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, एक लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है, और इस वजह से जब हम व्हाइट लाइट से इमेज फॉर्म करते हैं उसके अलग अलग कलर जाकर अलग अलग जगहों पर इमेज बनाते हैं। और इमेज ये थोड़े से फैले रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा का फैलाव नहीं होता, शार्प इमेज नहीं होती, इसी को हम यहाँ डिस्कस। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर ये डिफेक्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना? Combination. तो हम इस केस में इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम 2, 3, 4, Combination. 5 लेंसेज का कॉम्बिनेशन करते हैं to remove this chromatic aberration। अगर हम इस chromatic aberration को दूर करना चाहते हैं तो we should use 2 or more lenses in combination। 2 या 2 से ज्यादा लेंस को हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना होगा तो हम इसको दूर कर पाएंगे। सो अब वो क्या कंडीशन होगा दोनों लेंस का, इसको हम कंडीशन 4 एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म मतलब नो क्रोमेटिक एबरेशन। एक्रोमेटिज्म मतलब एबरेशन नहीं, नाम है, थोड़ा सा ध्यान से। एक्रोमेटिज्म मतलब नो क्रोमेटिक एबरेशन, एबरेशन नहीं होगा। उसके लिए मान लीजिए कि let 2 lenses of focal length f1 and f2 and dispersive powers omega 1 and omega 2 are used। ठीक है, 2 लेंसेस मैंने लिया, दोनों की फोकल लेंथ अपनी f1 f2 है और उनका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो बताओ तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? 1 by f1 प्लस 1 by f2। डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा? माइनस D by f square f स्क्वायर बराबर माइनस डी f1 by f1 स्क्वायर
इसको माइनस डी एफ माइनस डी बाई एफ। 3 को 4 को लेते थे इसी तरह। अच्छा, यहाँ जो माइनस डी एफ है वो क्या है? नेट कैपिटल एफ। ये है नेट एवरेज, ये क्रोमेटिक क्रोमेटिक एवरेज। यस क्रोमेटिक एवरेज। तो फॉर एक्रोमेटिज्म, अगर आपको एक्रोमेटिज्म करनी है, मतलब क्रोमेटिक एबरेशन नहीं करनी है, इसके लिए शर्त है कि जो माइनस डी एफ वुड बी इक्वल टू 0। यस सर ये लेफ्ट साइड 0 हो गया, नीचे में तो कैपिटल एफ के स्क्वायर आए। ये हो गया माइनस डी एफ वन को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी एफ वन को लिख सकते ओमेगा हैं 1f1, है ना, फॉर्मूला निकाले। यस माइनस डी एफ टू को लिख सकते हैं ओमेगा बाई एफ टू का स्क्वायर। F2 कैंसिल हो जाएंगे, F1 कैंसिल। तो यहाँ से आपको जो कंडीशन मिला ओमेगा 1 बाई एफ प्लस ओमेगा 2 बाई एफ, that should be equal to 0. That should be equal to 0. समझ आया? यस सर अच्छा, आपको ये पता है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये तो हमें पता है कि यस सर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऑलवेज पॉजिटिव। बंद कर का दें, आधा घंटा बाद देख। ध्यान में ऐसे भटक नहीं जा। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो हमेशा भाई पॉजिटिव। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, बीच में प्लस साइन है। इन दोनों का जोड़ 0 कब होगा? तो 0 होने के लिए F1 और F2 में से कोई एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। यस सर Therefore, F1 and F2 must have opposite sign. Must have opposite sign. मतलब एक लेंस कन्वर्जिंग हो तो दूसरा लेंस डाइवर्जिंग होना चाहिए। इस शर्त के लिए अगर हम दो लेंस को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, two lenses F1 F2 are dispersive power are used in combination, that is in contact में होने पर ना ये फॉर्मूला बनता है। ये अगर दो लेंस में, यस सर अगर वो कांटेक्ट में, therefore F1 F2 must have opposite sign if both are using in contact. अगर कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच की कुछ दूरियां है, तो फिर दोनों सेम नेचर के हो सकते हैं, लेकिन लेंसेज को कुछ दूरी पर रख के हम बेसिकली यूज नहीं करते। ज्यादातर केस में, क्या 100% लगभग केस में हम लेंसेज को कॉम्बिनेशन में कांटेक्ट में ही यूज करते। और इन जनरल अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करना चाहो तो कह सकते हो तो एक्रोमेटिज्म के लिए जो मेरे पास रिलेशन है वो है ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 प्लस ओमेगा 3 बाई F3, इसी तरह डैश 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 सम का मान। यस सर
सारे लेंसेज कॉम्बिनेशन वाले हैं। और एक छोटा सा नोट कर लो, दिमाग में रखना, दिमाग पे क्लिक के बारे में। इफ lenses are separated by a distance, अगर मान लो लेंस कुछ दूरी पर है, डिस्टेंस d, then for achromatism, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होने के लिए एक्रोमेटिज्म तो शर्त आता है, वो आता है D इक्वल टू ω1 F1 प्लस ω2 F2 डिवाइडेड बाई ω1 प्लस। तो इस केस में दोनों लेंस सेम नेचर के हो सकते, दोनों लेंस सेम नेचर के। दिस इज द कंडीशन। लेकिन ये बातें तब जब लेंस के बीच की कुछ दूरी, और अगर कांटेक्ट में है तो वो जो पहला कंडीशन है दैट इज, इसको भी आप डिराइव कर सकते हो वो वाला फॉर्मूला लगा के, ये सिखाया था ना, 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus d माइनस ना माइनस d बटा में f1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप सिचुएशन सजाएंगे तो आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि इसकी गणित हमें जनरली इसको हम यूज करते ही नहीं है, इसलिए हम इसकी गणित को दिमाग में जबरदस्ती डालना नहीं चाहते। ज्यादातर केस में हमें यही यूज आता है, तो शायद ये यूज आपको याद हो गया। तो क्या आपको ये एबरेशन समझ में आया, ये डिफेक्ट? यस सर। अब हम अभी जो हमने डिफेक्ट पढ़ा उसको कहा था क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन दूसरा है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन ये एबरेशन लेंस के स्फेरिसिटी के कारण है। दिस एबरेशन, दिस डिफेक्ट is due to spherical nature of lens. Spherical nature of lens के कारण वो जी बोलो कैसे? अगर आप इस स्फेरिकल लेंस को गौर से देखो, जैसे मान लो एक हम स्फेरिकल लेंस यहाँ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है? आप इस लेंस को जरा गौर से देखो, देखो ध्यान से, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये जो है लेफ्ट साइड वाला भी अगर हम पूरा गोल करेंगे, ये जो है इसको अगर हम पूरा गोल करेंगे तो ये एक स्फीयर बन जाएगा, और इसको भी अगर हम एक इस गोल करेंगे तो ये इस साइड से इसमें, ये दोनों सरफेस स्फेरिकल।
अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि सपोज करो कि अगर हम यहाँ से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट, इसको एक छोटा सा टुकड़ा काट, देखो काट दिया, तो क्या ये एक प्रिज्म बन गया? प्रिज्म बन गया। लाइट अगर ऐसे जाता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ। यस सर। और एक टुकड़ा यहाँ काट दे, ये टुकड़ा यहाँ काट, देखो तो क्या ये भी एक प्रिज्म हुआ? अगर हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, तो एक ही साथ कॉपी हो रहा है। चलो ठीक। अगर हम इस पार्ट को अगर अलग से साइड बना लें, तुम गौर से देखो, कैसा बना ये वाला पार्ट? समझ आ रहा है? यस सर। और अगर हम इसको थोड़ा बैक प्रोड्यूस कर दें, यहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। यस सर। और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या एक ही है? नहीं, नो सर। अलग। और ये वाली एंगल इससे कम है, ये वाली एंगल ज्यादा है और ये वाली एंगल कम है। इनफैक्ट अगर आपको और समझना है तो एक यहाँ वाला पार्ट ले लो, इस वाला पार्ट में ले लो, इस वाला पार्ट में ले लो। तो यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट डालोगे, यहाँ एक टेंजेंट डालोगे तो लगभग पैरेलल हो जाएगा। यस सर। ये दोनों एंगल बीच का जीरो हो गया, एक प्रकार का ये पैरेलल स्लैब हो गया। यस। यहाँ पर का एंगल है 0 डिग्री, प्रिज्म का एंगल बोल रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं। बता दें अगर यहाँ पर का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा A, that is 0, यहाँ पर का जो A होगा, ये A1 मान लो, ये है θ1, ये A2 मान लो, तो ये है θ2, ये है आपका θ1। इसको भी अगर हम आगे प्रोड्यूस करके मिलाएंगे तो ये एंगल θ2, तो इधर में दिखाए थे आप, ये एंगल है 0। तो क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो एंगल घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हुआ A1, उसके बाद है A2, सबसे कम है A3। बोलो ना। यस सर। यस। और क्या पढ़े थे? और हम पढ़े थे कि जो डेविएशन बाय नैरो प्रिज्म, क्या पढ़े थे? नैरो प्रिज्म का डेविएशन पढ़े थे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यस सर। So more the angle A, more will be deviation. यस सर। यस सर। More will be deviation. तो बताओ, अगर हम इस लेंस की कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाली एक पार्ट हुआ मान लो, एक ये वाला पार्ट हुआ, एक ये वाला पार्ट हुआ, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो क्या इन तीनों पार्ट के डेविएशन एक ही होंगे, अलग अलग? अलग अलग है। अलग अलग। अलग अलग। किसका ज्यादा होगा? एक A1 का।
ऊपर वाला फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। यस सर, यस सर, मोर द एंगल ऑफ एंगल ए मोर विल बी द डेविएशन। इसका मतलब हुआ द डेविएशन फ्रॉम एज पोर्शन will be more than the middle portion. एज पोर्शन की डेविएशन मिडिल पोर्शन के रेस्पेक्ट में है ना, है ना जी। यस सर, तो अगर हम अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका अगर हम एक डेविएशन यहाँ सामने दिखाते हैं तो हटा दें। और इस पर हम लाइट को ड्रॉ करें। सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस मैं लेता हूं और एक लाइट हम इस पे डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक लाइट इस पे डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिख रहा है? यस सर, तो लाइट की डेविएशन किसकी ज्यादा होंगी? ऊपर वाले इस लाइट की डेविएशन ज्यादा, इस लाइट की डेविएशन कम हुआ ना। यस सर, ये दूर जाकर मिले। यस सर, जबकि कायदे से एक लेंस का इमेज एक ही जगह बनना था ना, यस सर, लेकिन ऐसा नहीं हो, इमेज फैल जाते हैं। इमेज देख रहे हो ना, यहाँ इतना फैल गया और ये कलर के कारण नहीं है, वो लेंस के कारण है, लेंस के ज्योमेट्री के कारण। तो यहाँ पर जो डेविएशन हुआ, यहाँ जो डेविएशन हुआ, अलग अलग, यस सर, वो अलग अलग। और यहाँ इमेज देखो तो वो फिर ब्लर्ड इमेज बनेगी। इमेज कब एकदम शार्प बनता है? इमेज शार्प तब बनता है जब सारी लाइट एनर्जी एक ही जगह केंद्रित है ना प्रदीप? यस सर, सारी लाइट एनर्जी जब एक ही साथ एक ही जगह केंद्रित हो जाती है तो जो इमेज बनता है वो शार्प बनता है, चमकीला बनता है, स्पष्ट बनता है। यहाँ पर तो देख ही रहे हो, अलग अलग जगह से इमेज अलग अलग जा रहा है, अलग अलग जगह से तो इमेज अलग अलग जा रहा है। तो फिर अब आप इस डिफेक्ट को कैसे दूर करोगे? अगर हम ये सारी बातों को एक लेंस के थ्रू दिखाएं, ये तो मैंने काट कर दिखाया। अगर हम एक लेंस बना लेते हैं और एक लेंस से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर हम शो करते हैं इमेज उसका, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और वहां से बहुत सारे पैरेलल रेज आ रहे हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, करें ये आए, दिख रहा है? यस सर, ये रहा है, ये रहा है। इमेज ब्राइटर स्पष्ट तब बनेगा जब सारे लाइट एनर्जी एक ही जगह कंसंट्रेट हो। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ 6 लाइट डाला है, 6 लाइट डाला। क्या ये 6 लाइट उस पार जाकर एक ही जगह मिलेंगे? क्या लगता है? अलग अलग, एक जगह मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग, अलग अलग मिलेंगे। और उसका कारण भी आप समझ रहे हैं। यस सर, ये वाला जाकर यहाँ मिलेगा, ये वाला जाकर थोड़ा सा दूर मिलेगा,
ये वाला जाकर थोड़ा और ज्यादा दूर कर दिया। इस तरह से इमेज बनेगी, इस तरह से इमेज बनेगी। समझ आ रहा है? यस सर। और इसमें अच्छी बात क्या है, अगर हम और भी लाइट इसमें ड्रॉ कर दें, ये लाइट ये ब्लू वाला लाइट, ये भी डेविएट करके थोड़ा सा दूर जाएंगे, डेविएट करके थोड़ा सा दूर जाएंगे, दिख रहा है? यस सर। अगर हम इसके नाम दे दें तो आपको थोड़ा पहचानने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम गौर करोगे ना तो 3 4 5 6 3 4 5 6 की जो लाइट है यहाँ पे बना है, इस जगह पे 4 और 5 की इमेज, और उसी के जस्ट बगल में बना है यहाँ पे 3 और 6 की। तो 3 4 5 6 की इमेज देखो तो बहुत बहुत करीब बना। यस सर। और 2 और 1 का तो बहुत ज्यादा दूरी पर है, 2 का यहाँ है, 1 का यहाँ। ये जो इमेज बना है वो किसके कारण बना है? 2 और 7। ये जो इमेज बना है वो किसके कारण बना है? 1 और 8 का। दिख रहा है ना? 1 और 8। यस। तीन सारी जो दूरियां हैं ये लंबे लंबे दूरियों पर है, लेकिन यहाँ जो 3 4 5 6 की जो ये जो लाइट, ये सब की एनर्जी देख रहे हो ना, एक मतलब कि बहुत बहुत करीब में इसकी इमेज फॉर्म। मजा आ रहा है? यस सर। तो ये जो डिफेक्ट है आपकी स्फेरिकल जो डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम 100%, जैसे कि क्रोमेटिक एब्रेशन को हम 100% दूर कर सकते हैं। 2-3 लेंस को यूज करके हम 100% ये वाली एब्रेशन को दूर कर सकते हैं, लेकिन इस डिफेक्ट को हम 100% दूर नहीं कर सकते। थोड़ा ना थोड़ा ये डिफेक्ट रह ही जाता है। इस डिफेक्ट को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कम करने के लिए मेरे पास क्या फैसिलिटी है? कुछ पानी ही नहीं था एक तो नहीं। तो कम करने के लिए हम देखो क्या करते हैं। कम करने के लिए हम इतना दूर तक इसको काला कपड़ा से ढक देते। दिख रहा है? यस सर। ताकि इस पार्ट के द्वारा, ये जो ऊपर वाले पार्ट के द्वारा 1 2 और नीचे से 7 8 का जो इमेज बन रहा है दूर दूर पे, वो बने ही नहीं। सारी इमेज कहाँ बने? सारी इमेजें जो है वो बस लेंस के मिडिल पोर्शन से। तो वैसे केस में डिफेक्ट तो बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्टॉपर। क्या बोलते हैं? स्टॉपर यूज करके हम इस डिफेक्ट को दूर कर दें, मतलब बहुत हद तक इमेज को बहुत करीब तक ले आते। इसको देखोगे ना, जब आप कोई भी कैमरा वगैरह का जब आप खोलोगे, खराब हो गया तो उसको जब आप खोलोगे तो एक जो आपका लेंस ऐसे पड़ा हुआ होगा, जब लेंस को तुम देखोगे तो इसको चारों तरफ से तुम देखोगे तो कलर्ड किया हुआ, खाली बीच का पोर्शन जो है वो खुला रहेगा और यहाँ पर वाला पोर्शन काला कपड़ा से, काला रंग से रंगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर।
काला कलर से, यही कारण है ये जो हमने ढक दिया या काला पेंट कर दिया, इतना पोर्शन काला पेंट कर दो, इतना ये वाली पोर्शन ऑफ लेंस से इमेज बने नहीं, तो डिफेक्ट कम हो। ये Yes, sir. ब्लैक पेंट कर, ब्लैक पेंट कर। समझ आया? यही ओपनिंग रखते। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय है ना, कि आप जो है इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी तो ठीक है, अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं। इसको हम थोड़ा अलग से तो टू minimize the spherical aberration. पहला तो आप यूज करो प्लेनो लेंस, उनके भी अपन होगी। एक साइड प्लेन होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन आधे हो गए ना। Yes, sir. अगर आप प्लेन ले लो इसको, देखो तो ये सब कोई, अगर आप इसको काट दो बीचों बीच तो प्लेनो लेंस बन जाएंगे ना। Yes, sir. तो यहाँ जो एंगल इतना बड़ा था, अब तो एंगल आधा हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आधा हो जाएगा। अभी देखो इतना बड़ा एंगल दिख रहा है, ये वाली एंगल इतनी बड़ी है, मेरा उंगली दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये वाली एंगल है। और अगर तुम इसको प्लेनो बना दोगे, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो आधा हो जाएगा। Yes, sir. और एंगल ऑफ प्रिज्म आधा हो जाने से डेविएशन भी कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। Yes, sir. जो पहले इतनी दूर बन रहा था डेविएशन, अब आधा हो जाएगा, Yes, sir. तो करीब इमेज आ जाएंगे। Yes, sir. इमेज जो है करीब आ जाएगी। प्लेनो लेंस सबसे पहले हम एक साइड प्लेन रखते हैं, और दूसरा है कि आप स्टॉपर यूज करो। इससे आप उस लेंस को ना, इमेज को बहुत हद तक समझ आया? Yes, sir. ये वेरिएशन एक और छोटा सा चीज सीख लो, उसके बाद फिर जो है सबको एक साथ कलेक्ट। फोकल लेंथ डिफाइन फोकल लेंथ of silvered lens। इसका एक साइड सिल्वर किया, मतलब एक साइड मिरर बन। ठीक है, जैसे कि ये आपका लेंस है और इसका एक साइड को हम सिल्वर कर,
एक साइड की रेडियस R1 है, एक साइड की रेडियस R2 है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। तो देखो ये कैसा काम करता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जानते हो? आप जो है एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके डाल दो, जहां भी मिलेगा फोकस पर मिले, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी निकाल लो, फोकल लेंथ है। जैसे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट लाके इस पे इंसिडेंट, देखो ध्यान, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लाकर हम इस पर इंसिडेंट कर दिए। ये लाइट सबसे पहले क्या होगा कि इस कर्वेचर से, जो पहला वाला जो कर्वेचर है, ये वाला जो रेडियस है, इसके थ्रू रिफ्रैक्ट करेगा, और इसके थ्रू रिफ्रैक्ट करके टुवार्ड्स दी मिडिल पोर्शन ये मुड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्ट करा दो यहाँ से रिफ्रैक्ट करा दो। ये उस पार नहीं निकल पाएगा, वो यहाँ पर आता हुआ मिलता हुआ पड़ती, वो इस जगह पर मिलता हुआ, ये है I1। ये पहला इमेज बनेगा, फर्स्ट कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस। फिर इस सरफेस पर जब वो इंसिडेंट होगा, R2 रेडियस वाले सरफेस पर जब वो इंसिडेंट होगा, तो वहां तो वो मिरर की तरह काम कर रहा है ना। यस सर। वो लाइट वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। वहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ मिले, और इसको अगर बैक प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं यहाँ मिलता हुआ पर, ये हुआ इमेज आई। ये भी फाइनल नहीं है। और फिर ये लाइट अब यहां से बाहर निकलेगा, ये लाइट अब यहां से बाहर निकलेगा और जा करके कहीं यहाँ फाइनली एंड करेगा। ये हुआ फाइनली। एक मिनट, लेंस है उस, वो किसकी तरह का? मिरर। मिरर की तरह का। ये जो लेंस है, सिल्वर लेंस, सिल्वर्ड लेंस behaves finally as a mirror। क्यों मिरर की तरह काम किया? Because incident ray finally reflected back in same medium में reflected back। अब अगर आप इसको तोड़ तोड़ के देखो, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के देखो, तो ये जो आपकी लेंस है,
3 अलग अलग रूप में काम। ये आपके सिल्वर्ड है, सॉरी ये सिल्वर्ड है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक रे जो आपने इंसिडेंट कराया था, दिख रहा है? यस सर, रिफ्लेक्ट। ये जा करके I1 पर मिला था, यस I1 पर मिला था। जगह नहीं बन रहा। तो झुका दीजिए सर। थोड़ा नीचे डेविएशन कम करना, ज्यादा करिए। नीचे कर देते हैं, वही बगल में भी बनना ज्यादा अच्छा है। पहले हम एक एक करके बना लेते हैं। ये जो लेंस है, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइए। ये लेंस की तरह पहले काम किया। ये इमेज बना I1, दिख रहा है? ये इमेज बना I1। ये सब इंटरमीडिएट इमेज, फिर प्लस, उसके बाद ये मिरर की तरह काम। ये मिरर की तरह, ये प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट जो है इस पे इस तरह से इंसिडेंट किया था और ये टकरा के ऐसे लौटा था, जाकर यहाँ मिला था। ये था यहाँ I1, ये है इसको। और फिर इसके बाद ये लेंस, ये लेंस। लाइट कैसे आ रहा है? ऐसे, ऐसे। और जा करके फाइनली यहाँ पर ये फाइनली है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार रिफ्लेक्शन।
ये लेंस की तरह काम किया, तो ये लेंस का फोकल लेंथ जो भी है FL, ये मिरर का फोकल लेंथ और ये लेंस का, और ये फुल एंड फाइनल जो आपका मिरर, ये जो आपका सिल्वर लेंस वो फाइनली मिरर की तरह का। अगर हम इसकी पावर को PM बोले, इसकी पावर को PL, इसकी पावर को PM, इसकी पावर को PL, तो हमने पावर कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था कि सिस्टम की जो पावर होती है वो सबके जोड़ के पावर के बराबर होती है। यस सर। PL प्लस PM प्लस, यही कॉन्सेप्ट, जो कि बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स PL प्लस, मिरर का पावर का फॉर्मूला याद होगा, -1/F, -1/FL। लेंस का 1/FL, पावर का -1/, FL और FM should be used with sign. साइन के साथ ही इसको यूज करके हम ये काम, ये जो मिरर है वो 2 लेंस की तरह और एक मिरर की तरह का, दो बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन। समझ आया? यस सर। तो लगता है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए इसमें। लेंस कटिंग पढ़ा दिया है। अभी वो सब बताएंगे ना, लेंस कटिंग वगैरह सब अभी होगा। हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस। अब लेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करें, बताएंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू μLM माइनस 1/R1 माइनस 1/R। इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए यूज करेंगे? तो इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंथ। एक दिए गए लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो इसके लिए हम ये यूज करें। दूसरा फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसको कहाँ यूज करेंगे? इट इज यूज्ड टू फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अगर आपको पोजीशन इमेज की निकालनी हो, नेचर बतानी हो, ये यूज करें।
याद रहे, अगर V पॉजिटिव है तो रियल इमेज बनेगा, और V अगर नेगेटिव आया वर्चुअल इमेज बनेगा। और शायद आपको ये पता होगा कि F पॉजिटिव होता है किसके लिए? कन्वर्जिंग के लिए, ओके सर। और निगेटिव होता है डाइवर्जिंग के लिए। कई बार लिख चुके हैं। तीसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ फाइनल इमेज बाय साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बराबर V बाई U। चौथा फॉर्मूला है पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज 1 बाई F, है ना? और F अगर मीटर में है तो यह डायोप्टर में यूज होगा, डायोप्टर में नापा जाएगा। पावर ऑफ द लेंस किस पर डिपेंड करता है? PL डिपेंड्स ऑन लेंस, गिवन लेंस एंड मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है। जो लेंस आपको दिया हुआ है उसकी मटेरियल क्या है, उसका रेडियस क्या है, ये सब पर, और साथ में वो किस मीडियम में रखा हुआ है। और याद रखिएगा PM जो मिरर की फोकल लेंथ होती है वो डिपेंड्स ओनली ऑन गिवन मिरर, नॉट ऑन मीडियम। मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं होती। समझ आया? यस सर। पांचवा, पावर हो गया। उसके बाद आप क्या पढ़े थे? सिस्टम की जो पावर होती है वो होती है P1 प्लस P2 डैश डैश 1 बाई F इफेक्टिव आप निकाल सकते हो by using formula 1 by F1 plus 1 by F2 dash dash if lenses are in contact। लेंसेस किसमें है? कॉन्टेक्ट में। दो लेंस अगर कॉन्टेक्ट में है उस केस में, दो लेंस अगर कॉन्टेक्ट में है तो उस केस में याद है 1 बाई F इफेक्टिव बराबर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बटा में ये यूज कर सकते। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन बराबर माइनस DF इज इक्वल टू ओमेगा F। नो एबरेशन, नो क्रोमेटिक एबरेशन के लिए क्या शर्त पड़े थे? ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 डैश डैश इज इक्वल टू 0। ये शर्त पढ़े हैं। और क्या पढ़ेंगे? और सिल्वर्ड लेंस F साइज मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का -1 बाई FM
इज इक्वल टू 2 बटा में एफ एल प्लस माइनस 1 बाई एफ। यही था ना? ये था ना? यस और एक बात और याद रखना, ओवरऑल मैग्निफिकेशन जहां 2 या 2 से ज्यादा ऑप्टिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन बराबर होता है पहला के द्वारा जो मैग्निफिकेशन आया, दूसरा के द्वारा जो आया, तीसरा के द्वारा जो आया, आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिल जाए। जैसा कि हम एक एग्जांपल में सिखाए थे लास्ट क्लास में, याद होगा, देखो ध्यान से। ये देखो, जैसे कि ये जो लेंस फॉर्मूला जो बनाए थे, तो पहला सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन करवाए, फिर दूसरा के द्वारा करवाए थे ना? यस सर तो पहला के द्वारा जो रिफ्रैक्शन हुआ था उसकी मैग्निफिकेशन आया, रिफ्रैक्शन बाई फर्स्ट सरफेस के लिए M1 आया। दूसरे सरफेस के रिफ्रैक्शन का मैग्निफिकेशन आया M2। तो लेंस के द्वारा जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, यस तो मान आ गया आपका फॉर्मूला में। तो इस तरह से चीजों को हम यूज करेंगे, ठीक है? तो शायद हम लोग बस इतना ही फॉर्मूला मिरर लेंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, टोटल 8। अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है जो इमेज बनाने के लिए हम आपको अलग से न्यूटन्स फॉर्मूला बाद में बताएंगे, पहले आप ये सारे यूज कर, ये ज्यादा हम करता है तो हम इसको यूज करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। यस अगली क्लास में हम इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे।